चलो बेटा ए बोलो मत, शांत बैठो। आप लोग किताब निकालो बेटा और पढ़ा रिवीजन कर दो। और मेरी बात सुनो, सब लोग सुनो बेटा। अगर किसी बच्चे पे, अगर कोई वो कोर्सपांडेंट सर आ गए या कोई भी आ गए चेक करने, अगर किसी बच्चे पे कॉपी, नोटबुक मतलब और किताब एनसीईआरटी अगर ना निकली तो क्लास से बाहर हो जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं होगी, उसकी ध्यान रखना। उस दिन हमने पीछे किस पे देखा था, एक बच्चा था उसमें किताब नहीं थी, मैंने कहा बेटा एनसीईआरटी खरीद दो। आप लोग क्या करने आ रहे हो यहाँ पे? आप लोगों पे एनसीईआरटी और एक नोटबुक 100% आपके सामने रखी है, सही है। मैं यहाँ पे बोलो मत बेटा, बोल रहा है, यहाँ टाइम वेस्ट ना हो इसलिए लिखवाता तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोग पास तो होना चाहिए। और मैं ये कॉपी बेटा हर 7 दिन आपकी चेक करूंगा। अगर किसी काम पीछे निकला या आप घर पे जाके कोई नोट्स नहीं, मतलब आपका थोड़ा बहुत नोट्स बने हुए होने चाहिए, स्मार्ट नोट से बोलते हैं, जो अच्छे तरीके से आपकी राइटिंग में कॉपी में लिखा होना चाहिए हर चैप्टर का। बेटा आप मत बोलो, अब मत बोलो। मैंने कहा है जो चैप्टर करवा दिए, यानी कि फर्स्ट से लेके कौन सा चैप्टर चल रहा है, अब आपका चल रहा है सेल ना, सेल से पहले तक खाली एक चैप्टर छोड़ के, वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद हर चैप्टर के आपके पास नोट्स होनी चाहिए, और मैं हर बच्चे की कॉपी चेक करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा लिखो बैठ के, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग स्मार्ट नोट बनाओ खाली घर पे बैठ के, जिससे आपको बेटा बाद में फायदा होगा ना, जब पेपर देने जाओगे तो आप लोग एक बार रिवाइज कर सको। जैसे आप लोग अगर मान लिया एक प्लांट किंगडम है, उसमें साइकिल्स के बना लो जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल सेल की हो गए, वो लिखो बैठ के। एनिमल किंगडम में यूनिक कैरेक्टर मैंने लिखवाए थे आपको, एग्जाम्पल्स लिखवाए थे, वो लिखो बैठ के। इसके बाद आपका मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, वो सब बैठ के लिखो आराम से। एनाटॉमी में लिखना है आपको। तो आप लोगों को ऐसे करके हर चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, हर किसी बच्चे पे कॉपी होना चाहिए, ध्यान रखना बायोलॉजी की, ठीक है, अच्छी कॉपी होनी चाहिए, नहीं रख कॉपी कि एक उसी में फिजिक्स लिख लिया, उसी में केमिस्ट्री, उसी में बायोलॉजी। आप लोगों को फेयर कॉपी होनी चाहिए, और एक आप पे एनसीईआरटी सामने होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे पे ना मिली तो वो खुद जिम्मेदार होगा, ध्यान रखना, फिर बाद मत कहना सर ये क्या हुआ, ठीक है। और मैंने भी अगर देख लिया तो मैं ही बाहर कर दूंगा, ठीक है। देखो मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। चलो आप लोग बेटा किताब निकालो। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे सेल। कौन सा पढ़ रहे थे? सेल पढ़ रहे थे हम लोग। बेटा सेल आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो 9th से। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। क्या होता है? मैंने कहा था जितनी भी लिविंग बॉडी होती है धरती पे जो भी है वो किससे बना हुआ है? सेल से। और सेल कहाँ से बनती है? अपनी पुरानी सेल से। किससे बनती है? पुरानी सेल से। ये हमने सेल थ्योरी में पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके बाद मैंने कहा था कि जो सेल है, सेल दो टाइप की होती है, एक होती है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में काफी डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है प्रिमिटिव सेल, बहुत पहले की सेल, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है कंप्लीट सेल और ट्रू सेल, ठीक है। इसके बाद क्या है बेटा, मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। आप लोग एक ही लाइन में याद रखो कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल में सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में खाली क्या होगा तो फिर राइबोसोम ही होगा, क्योंकि बेटा राइबोसोम कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेनस। कैसा होता है? और आप लोगों को पता है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वहां पे मीजोसोम और क्रोमेटोफोर होता है। मैंने कहा था मीजोसोम जो होता है वो यूनिक फीचर होता है किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। ये सब बातें आपको पता है? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बेटा पता है आपको, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे यूकैरियोटिक सेल। क्या पढ़ रहे थे? मैंने कहा था यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो। और ट्रू का मतलब आपको बताया कि जहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप हो, मतलब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। आपको पता है प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है, गोल्जी एपेटस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं सेल के अंदर, ठीक है। और ये सब जो सेल के अंदर होती हैं ये सब होती हैं यूकैरियोटिक सेल में। किसमें होती है? इसके बाद मैंने कहा था यूकैरियोटिक सेल भी दो टाइप की होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। आप लोगों को पता है बेटा प्लांट सेल जो होती है उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल होती है उसके पास सेल वॉल अब्सेंट होती है। हमने तीन चीजें देखी थी बेसिकली जो प्लांट सेल के पास प्रेजेंट होती है। ये क्या देखा था? सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल, और तीसरा क्या? क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड। क्लियर हुआ? मैंने बताया था प्लांट सेल में आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा, पहला मैंने बताया था बेटा क्या?
क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बोल दो, प्लास्टिड बोल दो, बात है ठीक है, प्लास्टिड बोल दो अच्छा रहेगा, प्लास्टिड। और दूसरा बेटा क्या बताया था, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और इसके बाद क्या बताया था, सेल वॉल। ये क्या होते हैं, इसके पास प्रेजेंट होते हैं, किसके पास, प्लांट सेल के पास, और एनिमल सेल के पास अब्सेंट होते हैं। लेकिन एनिमल सेल के पास भी एक चीज प्रेजेंट होती है जो प्लांट सेल के पास क्या होती है, अब्सेंट। वो क्या होता है, सेंट्रियोल। क्या होता है, इतनी सब बातें सब बच्चों को पता है, ठीक है। तो अगले हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे, मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया था। सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल दिया था, इसे बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वहां पे हमने देखा था लिपिड बाइलेयर, 2 लेयर में अरेंज होता है, जिसे मैंने ज्यादा ध्यान रखना है आपको, आउटर साइड में होता है हेड और इनर साइड में होता है टेल। आप लोगों को पता है हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, टेल होती है हाइड्रोफोबिक होती है। ये सब बातें आपको पता है। इसके बाद पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ये हमने सब पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने बताया था कि जो मेम्ब्रेन का काम होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है, यानी कि जो सॉलिड और सॉल्वेंट होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं मेम्ब्रेन से होके। तो मैंने कहा था 3 टाइप की मेम्ब्रेन होती है इसमें, वो एक होती है परमेबल, एक होती है सेलेक्टिवली परमेबल और एक होती है इम्परमेबल। जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है सेल के पास वो होती है सेलेक्टिवली परमेबल। कौन सी होती है बेटा, इसके बाद मैंने कहा था जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप से होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। मैंने कहा था एक्टिव का जो मतलब होता है वो होता है जहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट हो, यानी कि हम बोल सकते हैं लो टू हाई। जब हम लोग बेटा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन कोई चीज भेजते हैं तो वहां पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और इसीलिए वो ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये हमने देखा था अपनी बॉडी में, अगर हम बात करें तो हमने देखा था सोडियम पोटेशियम पंप। कहाँ देखा था, अगर आपको ये भी अजीब लग रहा है कि सोडियम पोटेशियम पंप सर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, तो मैंने कहा था जो मेम्ब्रेन होती है किसकी, एक्सॉन की, जिसे बोलते हैं एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं बेटा, तो जब इंपल्स ट्रांसफर होती है तो आपको पता है आयंस का एक्सचेंजमेंट होता है किसके थ्रू, एक्सोलेमा। तो यानी कि एक्सॉन के बाहर और एक्सॉन के अंदर, तो वहां पे पंप होते हैं जो मेम्ब्रेन पे होते हैं, इसे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इतना क्लियर है सब लोगों को। ये एग्जाम्पल है किसका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। इसके बाद दूसरा मैंने बताया था पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बताया था बेटा, मैंने कहा था पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो इसके एग्जाम्पल थे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। मैंने कहा था जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का कोई चीज का मूवमेंट हो, यानी एयर का ही होगा, तो हम बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोल सकते हैं, और डिफ्यूजन अगर वाटर केस में हो रहा है तो उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस, जब हम बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इतना यहाँ तक सब बच्चों क्लियर है, क्लियर है बेटा, ठीक है। इसके बाद जो मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक वो क्या था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या कहता, तो हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद अगले बढ़ेंगे, ठीक है। सभी लोग बेटा एक बात कान खोल के सुन लो, मैं जिस दिन चेक करने लगा तो आप लोग चक्कर पड़ जाओगे फिर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉपी बनाते रहना साथ साथ। आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी कथा लिखो, मुझे पता है कि मुझे तो पता है कि एनसीईआरटी फॉलो करनी है, लेकिन बेटा जो और अधिकारी पर अगर कोई आ गया और वो लोग ये चीज नहीं जानते कि नोट्स अगर हम बात करें तो नीट का मतलब ये एनसीईआरटी है। मैंने आपको साफ साफ बोल दिया कि आपका सब कुछ क्या है, एनसीईआरटी है, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और इसके अंदर कम भी मत पढ़ो इससे। लेकिन अगर वो आगे कि सर आपको नोट्स बनवा रहे हैं तो आप लोग एक बार कह सकते हो सर नोट्स बनवा रहे हैं, ऐसा नहीं कहना कि आपको खाली एनसीईआरटी पढ़ा रहा है। मैं तो आपको फायदा के लिए, आपका टाइम बचत हो, इससे मैं ज्यादा सारा चीजें को समझा सकूं। वरना मैं क्या करूंगा, आपको नोट्स बनवाऊंगा वही चीज समझा दूंगा। लेकिन ऐसे क्या है कि आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने को मिल रही है, समझने के लिए ज्यादा मिल रहा है। इस चक्कर से आप थोड़ा सा आधा घंटा घर में बैठ के लिख लिया करो बस, सही है। और कॉपी बेटा रोज लेके आया करो, इसमें आपका ही फायदा है, मेरा फायदा नहीं है। और ये शॉर्ट नोट्स आपको भाई जैसे एग्जाम्पल्स हैं वो लिखो, और ये आपको कब फायदा देंगे, जब आप लोग पेपर देंगे। कहाँ देंगे, पेपर। और जब पेपर देने जाएंगे तो आप पढ़ेंगे एक दिन पहले 2 दिन पहले, तो आपको बहुत फायदा होगा। टेस्ट होता है तो हम लोग पढ़ के आते हैं, किताब में हमें चीजें सेपरेट मिलती नहीं है, लेकिन हमारी हैंड राइटिंग जब लिखी हुई होती है तो हमको मिल जाती है। और ये आप लोग जरूर करना, ठीक है, घर पे जाके सही बच्चे, ठीक है। और मैं आपका कल या परसों में एक दिन कॉपी चेक करूंगा, ठीक है, या संडे आपको दे दूंगा। मंडे क्या है, रक्षाबंधन है, चलो भाई मिठाई विठाई खाओगे। इसके बाद क्या है, क्यों क्या होगा, फास्ट होगा, बेचारी लड़कियों का और कह दोगे, ठीक है। ऐसा करना ना, संडे को मंडे को तुम्हारा रक्षाबंधन है, ठीक है, मंडे छुट्टी रहेगी रक्षाबंधन।
हाँ, आप लोग क्या करना, वो बॉक्स में मिठाई रख लेना, ठीक है, और ट्यूसडे में यहाँ के खाना बैठ के, ठीक है। मैं भी खा लूंगा थोड़ी यहाँ, सही कर, इसीलिए कह रहा हूँ, राय दे रहा हूँ। अब देखो बेटा, ये अगले देखो, चलो तो हम लोग समझते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। बेटा बोलो मत, अभी मैंने बताया था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या बताया था, जिसमें कौन कौन से ऑर्गेन्स आते हैं। तो पहला आता है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आता है गोल्जी एपरेटस, तीसरा आता है लाइसोसोम, और चौथा आता है वैक्यूल। क्या आता है? वैक्यूल। अच्छा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो ऑर्गेन्स होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। किस मैनर में काम करते हैं? कोऑर्डिनेट मैनर का मतलब होता है कि एक के ऊपर दूसरा डिपेंड रहता है। पहले वो काम करेगा, पहले ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, तभी तो मॉडिफाई होगा प्रोटीन। इसके बाद क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना। उसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। बकाया तुम्हारे से माइटोकॉन्ड्रिया बचा बेटा, उसका अलग फंक्शन है, उसे किसी ऑर्गन से मतलब नहीं है। उसका काम क्या होता है बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया का एरोबिक रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन होता है तो वो तो अलग है, इसका पार्ट ही नहीं है। तो हम लोग पहले तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन्स आ रहे हैं, मैंने कहा था ये फंक्शन करते हैं कौन से मैनर में बेटा? कोऑर्डिनेट मैनर में। कोऑर्डिनेट मैनर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलके काम करना। अगर वो नहीं करेगा तो तुम नहीं करोगे, वो करेगा तो तुम। क्या होगा? स्विच ऑफ हो गया? नहीं देखो। अच्छा, मैं क्यों ये गया? ये क्या हुआ? सही तो है। चलो, कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं बेटा, सही है। पहली चीज, इसमें जो ऑर्गेन्स आते हैं बेटा, पहला कौन सा आता है तुम्हारा? ER, जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक लाइसोसोम। दूसरा आता है बेटा कौन सा? और तीसरा आता है लाइसोसोम, और इसके बाद आता है चौथा आता है वैक्यूल। ये आप लोगों को सबको पता है। ये चारों ऑर्गेन्स आते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। मैंने कहा था स्टार बना लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद इनका मतलब ये होता है, देखो एक बात सुनो, मैंने कल बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है बेटा। जैसे मैंने कहा दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने कहा था रफ वाले पे राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम क्या बोलते हैं? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, या बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। अगर ये बोलते हैं तो आप लोग बताओ प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद गोल्जी एपेटाइटिस का काम होता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, मतलब मैं बोल सकता हूँ पैकेजिंग करना, या बोल सकता हूँ मॉडिफिकेशन। क्या बोल सकता हूँ? या मैं ऐसे कह सकता हूँ प्रोटीन जब सेल से बाहर जाएगा या कहीं भी जाएगा तो उसको क्या करना? मॉडिफाइड करना। क्या करना? यानी कि ऐसे बोल सकते हो जैसे बिस्किट की कंपनी है, तो बेटा पहले तो बिस्किट बनेगा, वो तो यहाँ बन गया ER के पास। अब गोल्जी एपेटाइटिस में क्या होगा? वो पैकिंग वगैरह होगा। क्या होगा? पैकिंग। और कैसे करके मार्केटिंग होती है वो सब कौन करता है? गोल्जी एपेटाइटिस। किस फॉर्म में जाता है वो? किस फॉर्म में जाता है बेटा? लाइसोसोम फॉर्म में। किसमें जाता है? और अगले हम बात करें तो आपको पता है प्रोटीन, सारे प्रोटीन एंजाइम में होते हैं, और लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम। और इसके बाद जो बचा वो बेकार मटेरियल वो कहाँ जाता है? वैक्यूल के पास। तो इसीलिए इनका काम जो होता है वो एक दूसरे पर निर्भर करता है, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ये चीजें आती हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब मैं एक बार आप लोगों को इन दोनों के बारे में बता, तीनों के बारे में ऐसे बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग किताब पढ़ते रहेंगे, ठीक है? ऐसे आप लोग क्लियर अच्छे से होगा। देखो, सबसे पहले मैंने कहा था ये बेटा ये क्या है? सेल है। क्या है? ये क्या है? सेल है। क्या है? सेल है। मैंने कहा था जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस। कैसा होता है? आपको ये बात पता है? पता है नहीं? और बेटा यहां से आप लोगों को मैंने कहा था ऐसे करके आउटर मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर निकलती है। क्या निकलती है? स्ट्रक्चर। और इन्हें बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। और ये ऐसे करके निकलती है, ऐसे करके। समझ गए आप लोग? ये क्या होती है? सिस्टर्नी होती है। क्या होती है? और इसके बाद एक चीज और कहूंगा आपको मैं, यहीं से बेटा एक स्ट्रक्चर और निकलता है, इसे बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? और इसके बाद क्या बोलते हैं? वेसिकल। इनकी तीन फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है? तीन। यहाँ पे देखो सिस्टर्नी के आपको बताया क्या होते हैं? यहाँ पे राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। अच्छा एक बार बताओ, ये वाली साइड होगी, ये ल्यूमिनल साइड नहीं होगी क्या? अंदर वाली साइड ये क्या बोलेंगे इसको? ल्यूमिनल साइड। ये वाली साइड
और इस वाले क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। क्या बोलेंगे, सही है। अब यहाँ पे राइबोसोम है, तो आप लोग ये बताओ बेटा, अगर यहाँ पे राइबोसोम है तो ये वाला कौन सा राइबोसोम, वो कौन सा ईआर है, रफ ईआर। कौन सा है, रफ ईआर है ये वाला। और आप लोग पता है, अच्छा ये वाली चीजें हैं, इन्हें बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। और ये है जो, इन्हें बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, और ये क्या है, वेसिकल्स। क्या है, वेसिकल्स। इसके बाद आपको पता है रफ ईआर ये हो गया। इसके बाद बनता है स्मूथ ईआर। क्या बनता है, स्मूथ। और स्मूथ का मतलब होता है कि जहां पे राइबोसोम ना हो, क्या ना हो, राइबोसोम, तो ये वाला होता है स्मूथ। और स्मूथ का मतलब ही होता है क्यों, क्या होता है, रफ का मतलब होता है कि अगर कोई चीज है तो वो रफ होगा, नहीं होगा, रफली खुरदरा। और स्मूथ का मतलब चिकना। ठीक है, मैंने कहा था आप लोग दो चीज ध्यान रखना, बस बकाया ध्यान रखो तो रख लेना। जो रफ ईआर का काम होता है वो सबसे पहला काम होता है बेटा प्रोटीन फॉर्मेशन। क्या होता है, सही है, मेन काम तो इसका ये होता है। इसके बाद अच्छा एक बात और है, अगर आपसे पूछे कोई स्मूथ ईआर कैसे बनता है, तो ये कौन बनाता है, रफ ईआर। कौन बनाता है, रफ ईआर। स्मूथ ईआर का जो मेन काम होता है वो होता है लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करना। किसमें, और लिपिड सिंथेसिस आपको पता है। अच्छा एक बार बताओ बेटा, यहाँ पे प्रोटीन आ रहा है, तो जितने हमारे एंजाइम्स होते हैं वो सब क्या है, प्रोटीन ही तो है। क्या है, प्रोटीन। और यहाँ पे आपको पता है लिपिड वाले जो हार्मोन, स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं। कौन से होते हैं, स्टीरॉयडल। जैसे आपका एंड्रोजन हो गया, कौन सा हो गया, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ये सब कौन से हैं, स्टीरॉयडल हार्मोन। ये क्या हो रहा है, इधर देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन गया, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प हो गया। ठीक है, तो आप लोग ये बताओ, इन दोनों काम समझ गए आप लोग पहले। अब अगले देखो, यहीं पे बेटा इसके पास होता है एक स्ट्रक्चर ऐसे करके, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होती हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस। क्या बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस। और तो मैं बता दूं, इन्हें बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे आपको एक बात तो ये याद रखना है, देखो जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी इसका एक साइड होता है उसे बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं, और एक साइड होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांस। ये दो बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। ये इस वाली साइड को बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं, सिस, या दूसरे नाम से बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, और या फिर बोल सकते हैं हम लोग दूसरे तीसरे नाम से फॉर्मिंग। क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज। और ये वाला जो साइड होता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस, या बोल सकते हैं क्या, कॉनकेव। सही है, कॉनकेव। और यह बोल सकते हैं मैच्योरिंग फेज। क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेज। और इसके बाद मैंने कहा था यहाँ से चीजें जाएंगी इधर होके, इधर वेसिकल फॉर्म में निकल आएंगी। किस फॉर्म में निकल आएंगी, वेसिकल फॉर्म में, मॉडिफाइड होके। और वेसिकल फॉर्म में निकलेंगे, इनके पास एक मेम्ब्रेन होगी सिंगल में, इसी को बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं, बस ये सिस्टम होता है पूरा। क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत नहीं हुआ। मैंने कहा यहाँ से कोई चीज प्रोटीन बन रहा है या लिपिड बन रहा है, इसका मॉडिफिकेशन कौन करेगा, गोल्जी एपरेटस, या मैं बोल सकता हूँ पैकेजिंग। इसको मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, अपनी भाषा में ट्रैफिक मैन ऑफ द पुलिस। यानी कि ट्रैफिक मैन ऑफ पुलिस होता है जो चेकिंग करते हैं, उनका काम क्या होता है, उनका काम ये तो होता है कौन किधर जाएगा, ऐसा ही इसका काम होता है गोल्जी एपरेटस का। कोई भी चीज बनेगी तो उसका पहले क्या होगा, मॉडिफिकेशन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बात करूं तो जैसे प्रोटीन है, क्या है बेटा, प्रोटीन है, या फिर लिपिड है, क्या है, ये क्या करेगा, इसके साथ शुगर जोड़ देगा। क्या जोड़ देगा, और इसके साथ भी शुगर जोड़ देगा। सही है। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। बस ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे मॉडिफाइड करता है ये। यानी कि प्रोटीन या लिपिड के साथ क्या जोड़ देगा, शुगर, और उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड। और यही तो इसका काम होता है, मॉडिफिकेशन। क्या काम होता है, मॉडिफिकेशन। समझ गए आप लोग। और इसके बाद जो जिस फॉर्म में निकलते हैं एंजाइम, उसको ये सिंगल मेम्ब्रेन होगी, उसको बोलते हैं वेसिकल, और हम बोल सकते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग। क्या बोलते हैं, यानी कि आत्महत्या की थैली। ये तुम्हारा कुछ पोर्शन था जो आपको पता होना चाहिए कि सेल के अंदर ऐसे क्या होता है, इनका काम। और अगले अगर हम बात करें तो आपको पता है खाली जगह क्या बोलते हैं, वैक्यूल। क्या बोलते हैं, वैक्यूल। और अच्छा एक बात बताओ, वैक्यूल के पास मेम्ब्रेन होती है क्या, होती है, वो अच्छा नाम बताएगा उसका, मोनोप्लास्ट। कौन सा होता है,
और इसमें जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सब कहाँ स्टोर होता है? वैक्यूल में। बस ये था तुम्हारा पूरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अभी किसी बच्चे कुछ पूछना है बताओ, वैसे हम एक बार फिर किताब पढ़ेंगे, बताओ ये क्लियर हुआ? कैसे करके वर्क कर रहे हैं फिर साथ? मैंने कहा था ER क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। रफ ER प्रोटीन बना रहा है और स्मूथ क्या कर रहा है? लिपिड बना रहा है। फॉर्मेशन साइट ऑफ फॉर्मेशन हेल्प कर रहा है। इसके बाद में मैंने बोला कि आप लोगों को बेटा इसके बाद मोटिवेशन कौन करेगा? गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस दो साइड होती है, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। सिस का बस इतना ध्यान रखना, सिस को बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड और बेटा कॉनकेव साइड क्या बोलते हैं? ट्रांस। उसको बोलते हैं फॉर्मिंग, इधर क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग। सही है। और इसके बाद मॉडिफाइड होकर चीजें वेसिकल फॉर्म में निकलती हैं। इसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसे क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? और लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग। इसके पास क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अगर किसी चीज का डाइजेशन करना है तो ये अपने आप को क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? हाँ, ऐसे बोलते हैं सुसाइड बैग, इसीलिए बोलते हैं आत्महत्या की थैली। अगर आप लोग इतना क्लियर हो गया तो मैं आपको फिर अब किताब खोले हम लोग और किताब पढ़ते हैं प्लान टू रन। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है? ठीक है बेटा, किसी को फोटो लेना हो तो ले लो। इसको आगे बढ़ो। पानी चाहिए? पानी दे यार। पानी कल तो छुट्टी था ना? आपने कहा था ना कि खाली क्या कल कह रहे था? हाँ तो कल तो छुट्टी था। सही कह रहे हो, 15 का छुट्टी था। अरे मुझे एक्चुअली फीवर आ गया शाम, तो अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अभी दवाई खाया हूँ तो पसीना है, बहुत ज्यादा पसीना आ गया। बेटा आप लोग ये बताओ, इतना समझ गए आप लोग? जब किताब निकालो, ठीक है, पढ़ते हैं। हाँ लिख रही हो? बेटा मैं मंडे को नोट्स देखूंगा, जिसके पास नहीं मिली तो क्लास में नहीं बैठेगा। एक बात और बताऊं, अब 2 दिन आपको मिलना है आराम से, संडे और मंडे। सभी लोग इतना पढ़ा दिया एक बार। अगर जो अच्छे बच्चे थे वो उनसे मैं कह रहा हूँ, बकाया जो गधे हैं वो तो कभी नहीं करेंगे। जो 2 दिन की 10वीं छुट्टी मिल जाए। जो सही बच्चे हैं उनके बेटा ये देखो, आपके पास संडे होगा और मंडे होगा, ठीक है। राखी क्या है, 10 मिनट के लिए काम है, बोल वाले नाम से। ऐसा भी नहीं पूरे डांस करना है। सही लड़कियों को थोड़ा बहुत रहता है रुपए का सीन, उसके बाद और कुछ नहीं है। आगे देखो, मैं ये कह रहा हूँ आप लोग क्या करना है, संडे को पूरे दिन बैठो आराम से, तो रात में बैठो, मंडे को भी दिन रात में बैठो। और बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को जितने चैप्टर हो गए, सही है, उनके एक बार स्मार्ट नोट बना लो बैठ के आराम से। और अगर आपके बने हुए हैं तो आप लोग तैयार करो और सही बच्चों को क्वेश्चन लगाना, ठीक है। जितना हो गया है सब पूरा कंप्लीट रखो बिल्कुल। और अभी आपको 2 दिन मिलना है, अच्छे खासे मिल रहे हैं। इसके बाद कौन सा आ रहेगा? जन्माष्टमी। चलो वो तो 1 दिन के लिए मिलेगा। इसके बाद जो बेसिकली आएगा वो दिवाली आएगी। इसके बाद क्या आएगा? दिवाली। क्या आएगा? और दिवाली का आपको 3-4 दिन मिलेंगे, फिर पीछे का लिंक मान लेना, ठीक है। अभी आप लोग इतना काम करना, कल यानी कल पढ़ने के बाद परसों से, ठीक है, संडे और मंडे। ऐसा नहीं छुट्टी वाले दिन आप लोग आराम करो, मस्ती करो, रील्स बनाओ, या नहीं करना है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। बेटा अब आ जाओ, अब आप लोग पढ़ लो बेटा, बातें मत करो। कहाँ पे थे हम लोग? कौन बोल रहा है? देखो ये बेटा मैंने कहा था, अब बोलो मत, कोई शांत हो जाओ। आप लोग बड़े 1.5 घंटे क्लास होती है तो साइलेंट बैठा करो बते। और जब तक आप कंसंट्रेशन नहीं बैठोगे तो आपको क्वेश्चन सही वाले जो आते हो कोई गलत हो जाएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज। अगर आप किसी भी चीज को इग्नोर करोगे तो फिर बाद में पेपर में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देखो
आप लोग कल मैंने बताया था जो कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, उन्हें क्या उनके वो किसमें आते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें तुम्हारा क्या क्या था बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोम और वैक्यूल्स। ये देखो ये न्यूक्लियस के पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पे बताओ राइबोसोम है क्या है? और इसीलिए इसको बोल रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद ये न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे देखो ये क्या है बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा बोल कौन रहा है? यहाँ पे स्मूथ का मतलब है कि यहाँ पे राइबोसोम नहीं है, सही है? तो ये हमने पढ़ लिया था उसे, सही है। तो आ जाओ गोल्जी एपरेटस पे आ जाओ। गोल्जी एपरेटस की अगर हम बात करें तो इसको ध्यान रखना है आपको, ट्रैफिक मैन ऑफ द पुलिस। ट्रैफिक मैन जो पुलिस का काम होता है वो क्या होता है? चालान करना। चालान नहीं करना, वो तो उनका मजबूरी होता है। जो मेन काम उनका होता है वो होता है, उनका काम होता है रिश्वत लेना नहीं उनका काम होता है मेन किसको सिग्नल देना है, किसको किधर जाना है, किसको किधर नहीं जाना है, मैनेज करना। और ये बेटा बोलो मत, आप लोग मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। इसके बाद देखो इसका काम भी वही होता है, अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है इसके बाद उसका मॉडिफिकेशन होना, क्या होना? मॉडिफिकेशन, या मैं बोल सकता हूँ उसका पैकेजिंग करना। क्या करना? अब वो काम किसका होता है? गोल्जी एपरेटस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा जो अगर मैं बात करूं, ये क्या है बेटा? ये गोल्जी एपरेटस है। क्या है इसमें? ये क्या है? सिस्टर्नी। क्या है बेटा? सिस्टर्नी। और ये इसमें क्या है? टिब्यूल्स। क्या है? और ये क्या है? वेसिकल। यानी कि ये भी 3 फॉर्म होती है। कितनी होती है? एक ज्यादा बनती है, सही है? ये समझ गए आप लोग? इन सिस्टर्नी का नंबर जो होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग गोल्जी एपरेटस में, ठीक है? इसका बेटा ये वाला साइड जो होगा ये कौन सा होगा बताओ? सिस। कौन सा होगा? और ये वाला कौन सा होगा? ट्रांस। इस वाले को बोलेंगे कॉनकेव। क्या बोलेंगे बेटा? कॉनकेव साइड, या बोलते हैं इसको मैच्योरिंग फेज। क्या बोलते हैं? आप लोग ऐसे लिख लो, किताब पे लिख लो। और इस वाले को बोलते हैं सिस, या इसको बोलते हैं दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स साइड। और यह बोलते हैं क्या? ए फॉर्मिंग। क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेज। ऐसा क्या आप लोग लिख लो बेटा एक बार, ये जितना मैंने लिखा तो लिख लो, सही है? इतना आपको पता होना चाहिए। देख लिया? और मेहनत करते रहो अच्छे से। अभी आपका टेस्ट होने वाला है, शायद अगले संडे को होगा, अगले संडे को होगा। उसमें कितना है? कितना करा दिया ना? आपके 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें 90 क्वेश्चन करने होंगे बायोलॉजी में, और 50 क्वेश्चन में 45 करने होंगे फिजिक्स में, और 50 में 45 करने होंगे केमिस्ट्री में, ठीक है? और कोशिश करना कि हम लोग पूरे नंबर लेके आप लोग आओ, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर कोई भी सिलेबस से बाहर क्वेश्चन होगा तो वो बच्चों आप लोग सब कॉमन बताना मुझे, ठीक है? बाद में टेस्ट में देखूंगा पूरा आपका कितना पोटेंशियल है। मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन बाहर का है अगर आ गया, ठीक है, तो आप लोग सभी लोग उस पर गोला बना देना, उसके बाद कॉमन नंबर दे दूंगा आपको, ठीक है? आपका कम नहीं होगा कोई भी नंबर। पेपर मैं बनाऊंगा, लेकिन पेपर अब मैं टाइप ना करता हूँ, मैं भी बाहर से देता हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ी कभी हो जाता है कि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं। लिख लिया? चलो आ जाओ। देखो इस गोल्जी एपरेटस सबसे पहले जो देखा था वो देखा था कैमिलो गोल्जी ने। किसने देखा था? कैमिलो गोल्जी। और कैमिलो गोल्जी ने अपने नाम पे इसका नाम रखा गोल्जी एपरेटस। कह रहा है फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसिटी स्टिल रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द। अब आप लोग बताओ ये किसके पास होगा? न्यूक्लियस के पास ही होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना हुआ प्रोटीन ही तो मॉडिफाइड कर रहा है ये। अगले कह रहा है देखो, these were later named Golgi body after him. They consist of many flat shaped sac, या फिर बोलते हैं इसको सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं बेटा? ये क्या है बताओ? सिस्टर्नी। क्या है ये?
इसके बाद कह रहा है बेटा इस सिस्टर्नी होती है 0.5 mm से 1 mm डायमीटर की होती है। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये कैसे हैं एक दूसरे के पैरेलल। अच्छा इनका नंबर जो होता है वेरी करता है, अलग अलग गोल्जी एपेरेटस में इनका नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। इनका नंबर 3 से लेकर 13 तक हो सकता है, किसी किसी में 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 13 तक हो सकता है। ठीक है, अगले कह रहा है दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर वेरी नंबर, लिखा है बेटा, ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अलग अलग गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जहां पे प्रोटीन ज्यादा बन रहा है वहां पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर्नी ज्यादा होंगी, और जहां पे प्रोटीन कम बन रहा है वहां पे क्या होगा, जैसे ब्रेन हो गया, ब्रेन वहां प्रोटीन का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, सही है, तो वहां पे सिस्टर्नी का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अगले कह रहा है गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, आपको पता है, विद डिस्टिंक्ट। अब देखो ये देखो कह रहा है कॉन्वेक्स, सिस और द फॉर्मिंग। मैंने कहा था सिस, कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग, ये बेटा नाम ध्यान रखना है एक ही साथ में। फॉर्मिंग फेस एंड कॉनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। मतलब एक होता है कौन सा फेस, सिस या बोलो कॉन्वेक्स या बोलो फॉर्मिंग फेस, और दूसरा कौन सा होता है, ट्रांस, कॉनकेव या फिर मैच्योरिंग फेस। बेटा कह रहा है सिस एंड द ट्रांस फेज ऑफ द ऑर्गन्स आर इंटरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। कह रहा है गोल्जी एपेरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। इसे टर्न करो बेटा, इसका काम क्या होता है, पैकेजिंग करना। क्या करना, मटेरियल क्या, किसका, प्रोटीन का और लिपिड का, बस। अगले कह रहा है टू बी डिलीवर आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। अगर किसी प्रोटीन का सेल में ही है तो सेल में हो जाएगा, अगर किसी को बाहर भेजना है तो बाहर भेज देगा। अगले कह रहा है मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। किस फॉर्म में करता है, कह रहा है फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी एपेरेटस एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज। यानी सिस फेज से आता है कोई प्रोडक्ट और मैच्योरिंग फेज से क्या होता है, वेसिकल फॉर्म में हो जाता है पैक। कह रहा है दिस एक्सप्लेन बाय द गोल्जी एपेरेटस रिमेन इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसके पास होगा बताओ, एंडोप्लाज्मिक। अब आप लोग खुद बताओ, अगर मान लिया बेटा आप लोग कोई बिस्किट की फैक्ट्री है, वहां पे बन रहा है, ठीक है, बिस्किट बन रहा है, तो आप लोग बताओ वहां पे कोई जो पैकिंग करने वाला होगा वो वहीं तो रहेगा जहां पे बन रहा है, तो ना कि वो इधर रहेगा, दूसरी जगह रहेगा, उसी के पास रहेगा। तो बन का प्रोटीन कहां बन रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, रफ वाला, और बेटा पैक कौन कर रहा है, गोल्जी एपेरेटस। तो या तो बोल दो आप नियर न्यूक्लियस या बोल दो नियर ईआर, सही है, ऐसे बोल सकते हो। कह रहा है a number of protein synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase। कह रहा है Golgi apparatus is the important site of formation of glycoprotein and glyco। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ये वाला ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है बेटा प्रोटीन प्लस शुगर। शुगर जानते हो क्या होता है भाई, ग्लूकोज वगैरह, सही है। और बेटा यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है, शुगर एंड लिपिड, वो लिपिड एंड शुगर, ठीक है, देख लो ऐसे समझ गए आप लोग। तो आप लोग पहले ये बताओ गोल्जी एपेरेटस काम समझ गए बेटा। पहला काम क्या है, मैच्योर पैकेजिंग करना, क्या करना, और किस यानी कि मॉडिफाइड करना, किस फॉर्म में, ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है इसका काम ही होता है क्या, पैकेजिंग करना। या आप ऐसे ध्यान रखना, ट्रैफिक मैन ऑफ द पुलिस, यानी कि इससे देखना होता है कि कौन प्रोटीन को बाहर भेजना है, कौन सी प्रोटीन को अंदर शहर के रखना है, वे किसका काम होता है, गोल्जी एपेरेटस। पहले आप लोग ये बताओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपेरेटस के बारे में समझ गए सब लोग। खाली दो बातें ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ एक बार। मैंने कहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ पे क्या होता है, राइबोसोम होते हैं, और स्मूथ पे राइबोसोम नहीं होते हैं। रफ वाले पे राइबोसोम होते हैं, इसलिए उसका काम होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और स्मूथ वाले को क्या करता है, साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। ये अब ये बन गए, लेकिन बेटा इसका मॉडिफाइड तो होना है, यानी कि पैक होना है, तो कौन करेगा, गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी एपेरेटस के दो साइड होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। सिस वाले को बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स, और बोलेंगे फॉर्मिंग फेज, और उस वाले को बोलेंगे मैच्योरिंग या ट्रांस या कॉनकेव। क्लियर हुआ। इसके बाद सिस्टर्नी होती है, कि तीन बेसिक फॉर्म होती है, सिस्टर्नी, इसके बाद तुम बोल सकते हैं ट्यूब्यूल्स और वेसिकल, सही है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये देखो सब लोग,
जो सिस्टर्नी होता है, अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो सिस्टर्नी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और जो ट्यूब्यूल्स और वेसिकल होती है वो किसमें होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आप लोग ये बात ध्यान रखना, चाहे लिख लो कहीं साइड से, ऐसे लिख लो बेटा। जो क्या होती है? सिस्टर्नी होती है। क्या होती है? सिस्टर्नी। वो क्या बनाती है? रफ यार्ड। क्या बनाती है? और मैं बोल सकता हूं वेसिकल, और बेटा क्या? ट्यूब्यूल्स। क्या ये बनाता है? क्या? SER। ये बात भी आप लोग लिख लो साइड से, इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर में आ जाए। बातें मतलब ये लिख लूं पहले। इतना लिखिए सब लोगों ने। यहाँ तक किसी बच्चे को अभी तक डाउट है तो बताओ। नहीं है? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। कौन सा? लाइसो। ये भी किसका पार्ट होता है बेटा? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। अब जो मैं बता रहा हूँ गोल्जी एपेरेटस से वेसिकल फॉर्म में निकलता है, वो क्या होते हैं? लाइसोसोम। क्या होते हैं? लाइसोसोम। इनके पास क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। जिस चीज को डाइजेस्ट करना है सेल के अंदर, ये वहीं पे अपने आप को ब्रश कर लेते हैं और वो चीज क्या हो जाती है? डाइजेस्ट। बस। और आप लोग पता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, जो प्रोटीन बने हो सब है तो एंजाइम ही। समझ गए आप लोग? ठीक है, अब आप लोग बताओ, अगर न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करना है तो उसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियेज। क्या होगा? अगर प्रोटीन करना है तो क्या होगा? प्रोटीएज। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो ये इतना क्लियर है बेटा। हाइड्रोलिटिक का मतलब होता है वाटर की प्रेजेंस में किसी का लाइस करना, तोड़ना, किसी ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो पढ़ लो इसके बारे में। क्या है? दीज आर मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी, यानी गोल्जी एपेरेटस ने जो पैक किया है चीजें वो किस फॉर्म में की हैं? लाइसोसोम। किस फॉर्म में की हैं? कह रहा है द आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल। वेसिकल का मतलब जानते हो क्या होता है? ये गोली टाइप की ऐसे गोला लो, वेसिकल हो गया। सही है। इसके बाद कह रहे हैं बेटा द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक। क्या बोल रहा है? एंजाइम्स। इसका मतलब देखो यहाँ पे कौन कौन सा? लाइपेज। लाइपेज कह रहा है प्रोटीएज, प्रोटीन के लिए। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, डाइजेस्ट करने के लिए। कह रहा है ऑप्टिमली एक्टिव पीएच एट द एसिडिक पीएच। अच्छा, ये कौन सी फॉर्म होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। कौन से होते हैं? लेकिन इनके लिए एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए एक एसिडिक पीएच चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? यहाँ पे इसका नॉर्मल इंपॉर्टेंट बात है। कह रहा है दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हुआ बेटा? तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है जो आपको याद रखना है, खाली आपको ध्यान रखना है कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, ये बोल सकते हो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जिसमें लाइपेज, प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेट। सही है। इन्हें हम लोग सुसाइड वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइड का मतलब आत्महत्या की थैली। अपने आप को भ्रष्ट कर देना, जहाँ पे हमारी सेल में किसी चीज का डाइजेशन होना है। यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोगों को? क्लियर। अब हम लोग जो अगली बात करते हैं वो करते हैं वैक्यूल। किसकी बात करते हैं? वैक्यूल। बेटा वैक्यूल देखो क्या होता है? वैक्यूल का मतलब होता है खाली जगह। क्या होता है? खाली जगह। और ये भी मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है? ऑर्गेनेल्स होता है। ये 90% एरिया होता है प्लांट सेल में। आप लोग पता होगा हम लोग सेल ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे निकले तो आप लोग ऐसे करते होगे, करते हो। और ये क्या होते हैं? ये तो होते हैं वैक्यूल। क्लियर हुआ? इसमें एक बात ध्यान रखना, जहां से क्वेश्चन आ सकता है बस खाली, वो है तुम्हारा इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे कहीं से क्वेश्चन तो नहीं आएगा वैक्यूल से। इस मेम्ब्रेन का ध्यान रखना, सिंगल मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट। अगले कह रहे थे वैक्यूल, पढ़े इसके बारे में बेटा? कह रहा है वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये कह रहा है मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, इसे क्या बोलते हैं? वैक्यूल। और कहाँ होता है ये? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? इसके बाद कह रहा है इट कंटेन वाटर, सैप, excretory product and the other materials not useful for the, यानी कि इसके अंदर जो आता है वो आता है वेस्ट मटेरियल सेल का। क्या आता है? वेस्ट, यानी कि जो सेल के यूजफुल के लिए नहीं है, वो कहाँ जाता है? इस वैक्यूल्स में।
कह रहा है द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनो, अंडरलाइन करो इसे, और यहाँ स्टर्नम बेटा टोनोप्लास्ट के पास, समझ लिया। अगले देखो कह रहा है इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90%, कितना एरिया बेटा वॉल्यूम ऑफ द सेल। ये भी अपने आप अजीब बात है ना कि 90% एरिया हम सोचो वैक्यूल है प्लांट सेल में हैं। चलो ठीक है तो है क्या भाई। अगले कह रहा है इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि किसकी तरह काम करता है अगेंस्ट, कैसे करता है अगेंस्ट। इसके बाद कह रहा है बेटा हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देयर इन द साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे आपको पता है आपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम सुना होगा, सुना है, जो किसमें होता है अमीबा में, किसमें होता है अमीबा में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्शन करता है, इससे वो आगे बढ़ता है, वही तो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कह रहा है इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, और बेटा किसके लिए हेल्प करता है एस्क्रीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टर्न करो। अगले कह रहा है इन मेनी सेल एज इन प्रोड्यूस्ड फूड वैक्यूल आर फॉर्म बाय द इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल, सही है। तो ये अच्छा ये होता है गैस वैक्यूल, आपने नाम सुना है कभी गैस वैक्यूल? हाँ ये जो गैस वैक्यूल होता है ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है, आप लोग यहाँ लिख लो ये बात, विदाउट मेम्ब्रेन, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। अगर आपको पूछा ऐसा कौन सा वैक्यूल होता है तो वो होता है गैस वैक्यूल, जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्लियर? और बेटा जहां भी आपको दोबारा पूछना हो अगर पूछ लिया करो आराम से करते, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेंगे, कहीं डाउट है तो डाउट बना रहे। सब लोग पता है ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है सब लोग पता है? अच्छा किसे किसे पता है ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, बताओ, हिंदी में बताऊं? हिंदी में मुझे नहीं पता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब सोचो कौन बताएगा, बताओ अंजलि गौरव। बेटा हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे होते, बताओ लुना, तुम बताओ, तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? रिया? नहीं मतलब ऐसा होता है सर जैसे कोई से सांद्रता की विरोध मतलब विपरीत काम कर रहा है ना, मतलब हाँ बता नहीं, टेम्परेचर कैसे आ जाएगा इसमें, कौन बता रहा है? बेटा ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है ऑस्मोलरिटी, जिसमें साल्ट वगैरह और वाटर वगैरह का कंसंट्रेशन देखना। अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, पानी कमी हो गई, तो वही तो होता है ऑस्मो रेगुलेशन। हमारी बॉडी में कौन काम करता है ये बताओ? अरे हमारी बॉडी में कौन रेगुलेट करता है ये? किडनी। कौन करता है? तभी तो किडनी को बोलते हैं आउटर रेगुलेशन काम करती है। अगर आपका पसीना ज्यादा निकलेगा तो आपको प्यास लगेगी, कौन कर रहा है ये काम? किडनी कर रहा है, ठीक है। चलो समझ गए ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ब्लड में या ब्लड की ऑस्मोलरिटी देखना कि कितना पानी रहना है, कितना साल्ट रहना है, कितना, यानी कि उसमें हम बोल सकते हैं कि आयंस रहने हैं। हाँ तो उसका पूरा मैकेनिज्म देखना, वरना बेटा आप पानी ज्यादा पियोगे, ऐसा सुनना है कि आपका ब्लड पतला हो जाएगा, या आपने पानी नहीं पिया तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। अगर ये सिस्टम ना हो रेगुलेशन का तो ऐसे तो हम पानी नहीं पियेंगे तो हमारा ब्लड जम जाएगा, यूरिन सब निकल जाएगी। लेकिन ये काम कौन करता है? कौन करता है? किडनी। कौन करता है? और किडनी का काम होता है कि आप पानी कम पियो ज्यादा पियो, वो आपको रेगुलेट कर रही है, आपकी बॉडी में क्या कर रही है? रेगुलेशन, ठीक है। चलो इतना यहाँ तक बेटा एक बार आप लोग रिवाइज करो जल्दी से, और किसी को जोड़ो तो मैं पूछता हूँ, करना रिवाइज जल्दी।
बातें करने के लिए मैंने कहा, पढ़ाई करने के लिए कहा लेकिन आपको अगर ये बेटा रिवाइज करो जल्दी। फिर हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किस बारे में? जो आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छे से समझ चुके हो। और उसको डॉट वगैरह तो नंबर है मेरा व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है? कुछ आगे ठीक है, तुम लोग भी मैसेज कर दिया डॉट वगैरह तो पूछा करो मुझसे, ठीक है? अच्छे अच्छे डॉट पूछा, लेकिन आपको क्वेश्चन गलत नहीं होना, ठीक है? हिंदी में अब ऐसा ना कि इंस्टाग्राम पे करोगे चलो ठीक है बेटा, भी पढ़ाई कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वाले पढ़ते हैं। कर रहे हो? बेटा रिवाइज कर ली सब लोगों ने? कर लिया? डाउट किसी को? कोई डाउट है किसी को? हाँ बताओ क्या? फूड वैक्यूल का मतलब होता है, ये वैक्यूल के थ्रू क्या करता है, फूड को इंगल्फ करता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए ये कोई अमीबा है, क्या है, तो ये क्या करता है, फूड को यहाँ पे, फूड यहाँ आया, अगली फॉर्म में क्या करता है बेटा, ऐसे हो जाता है, ऐसे करके, और ये पूरा फूड को अंदर कर लेता है। इसी को बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? फूड को लेने में हेल्प करता है, बस और नहीं करता है। और जल्दी रिवाइज करो। हो गया सब लोगों का? कर रहा है? नहीं करते हो? नहीं करते हो? चलो ठीक है बेटा, अगले पढ़ते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया हैं।
ये इतना क्लियर हुआ बेटा सब लोगों को? एंडोमीमिक सिस्टम जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहला पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा पढ़ा हमने गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा पढ़ा लाइसोसोम, चौथा पढ़ा वैक्यूल। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चीज बन रही है उसका मॉडिफाइड कौन कर रहा है? गोल्गी एपेटस। और इसके बाद उसको लाइसोसोम क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट यानी सेल में जा रहा है निम्न, और जो बच रहा है वो कहाँ जा रहा है? वैक्यूल। हम लोग अब नेक्स्ट ऑर्गेन्स पढ़ेंगे एक माइटोकॉन्ड्रिया। पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं फिर किताब पढ़ेंगे आराम से। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा सबसे पहले कुछ बातें करते हैं जो बढ़िया बढ़िया बातें हैं, आपको मजा आएगा। अब वैसी बातें हुई नहीं है जो तुम समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इधर देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या पढ़ेंगे? आपने बहुत ही बात सुनी है माइटोकॉन्ड्रिया, बच्चे रटते हैं बहुत ज्यादा कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द, कोशिका का ऊर्जा घर। मैं आपको कुछ बातें बता दूं। पहले आप लोग पहले तो ये बताओ, आप लोग रेस्पिरेशन समझते हो क्या होता है? रेस्पिरेशन का काम होता है, काम मतलब होता है खाली, देखो एक बात समझो पहले। आप लोग सोचते हो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना CO2 छोड़ना? रेस्पिरेशन जैसे प्लांट में होता है वैसा ही हम लोगों में होता है। प्लांट भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ही लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं CO2 प्लांट बेटा कभी ये मत कहना रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। क्या होता है? अगर किसी ने ये कहा कि श्वसन में प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं, वो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, गलत बात है, ध्यान रखना। प्लांट CO2 लेते हैं खाना बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? मतलब ग्लूकोज बनाने के लिए। और जो हमें वो ऑक्सीजन देते हैं वो देते हैं जब लाइट रिएक्शन होती है, आपको पता है वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वहां से जो ऑक्सीजन मिलती है वो हमारे देते हैं। तो यहाँ पे श्वसन का कोई काम ही नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन 90% लोग यही समझते हैं श्वसन में प्लांट क्या करते हैं? CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ये बात हम लोग कह सकते हैं अपने केस में कि रेस्पिरेशन हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। पहले अगर मैं नॉर्मल जानकारी के लिए बता दूं तो रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? एक होता है बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एक होता है ऑक्सीजन की अब्सेंट में। आपको पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? और जो ऑक्सीजन की अब्सेंट यानी कि ऑक्सीजन ना हो तब भी होता है उसे क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले मैं रेस्पिरेशन की बात ही कर लूंगा आपसे। वैसे चैप्टर है प्लांट मॉर्फोलॉजी में, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। देखो एक होता है एरोबिक, कौन सा होता है? और एक होता है बेटा एनारोबिक। समझ गए? यहाँ पे ऑक्सीजन होगी, क्या होगी? और यहाँ पे ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का अब्सेंट होता है तो बोलते हैं एनारोबिक, ऑक्सीजन होती है तो क्या बोलते हैं? एरोबिक। ये तब होता है जब बेटा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये कब होता है? एनारोबिक का मतलब होता है जहाँ फर्मेंटेशन हो। क्या हो? आपको पता है ईस्ट में होता है, ईस्ट जो इथाइल अल्कोहल बनाता है, वहां पे क्या होता है? एनारोबिक। इसके बाद आपको पता है जब आप एक्स्ट्रा कोई काम करते हो, जैसे आप जिम गए मान लिया, तो आप पहले दिन क्या करोगे? एक्स्ट्रा काम करोगे। क्या करोगे? एक्स्ट्रा। आपकी बॉडी को पता ही होता है, तो हमारी बॉडी जो होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती है। और जब एनारोबिक करती है तो उसमें उस टाइम बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? और लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है, तभी हमारी बोन्स में क्या होता है? दर्द। जब हम लोग लगातार काम करते रहते हैं फिर हल्के हल्के हमारी बॉडी को आदत पड़ जाती है और एनारोबिक ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो आप लोग पहले तो समझो, रेस्पिरेशन का मतलब होता है सिंपल सा कि फूड का ऑक्सीडेशन होना और उससे हमें क्या मिलना? एटीपी। क्या मिलना? अब बेटा ये काम जो हमारी बॉडी में होता है वो करता है सेल में होती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है? और माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही बनते हैं एटीपी। क्या बनते हैं? कैसे बनते हैं पूरी प्रोसेस अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। देखो होता क्या है, पहले आप लोग ये समझ गए एरोबिक का मतलब क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब आप लोग बताओ प्लांट के पास क्या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती तो है। अच्छा फायदा क्या होता है सर एरोबिक और एनारोबिक से? बेटा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें एक ग्लूकोज से 38 एटीपी मिलते हैं और जब एनारोबिक होता है तो वहां पे एक ग्लूकोज से ओनली 2 एटीपी मिलते हैं। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर हम लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो हम लोगों में बेटा सोचो कितना ज्यादा गुना खाना पड़ेगा। भाई आप लोग अभी कितना टाइम खाते हो? 2 टाइम खाते हो, फिर आपको कितना टाइम खाना पड़ेगा? 1500 कैलोरी लेते हैं। अरे पहले सोचो 2 टाइम खाना खाते हो और आप लोगों का एटीपी मिल जाते हैं उतना जितना आप काम करते हो। अगर आपको अब सोचो 2 एटीपी मिले, कितना गुना कम हो गया? 20 गुना कम, 19 गुना कम हो गया। और 19 गुना का मतलब हो गया कि आपको 19 गुना ज्यादा खाना खाना पड़ेगा, तब आपको उतनी एनर्जी मिलेगी। तो बताओ एनारोबिक ब्रेकडाउन से कोई फायदा है क्या?
कौन सा होना चाहिए? एरोबिक। और एरोबिक कैसे होता है, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है समझो। एनारोबिक में देखो क्या क्या होता है, एक तो बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है बेटा? लैक्टिक एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, और एक बनता है इथाइल अल्कोहल। क्या बनता है? और ये दोनों होते हैं जो वो होते हैं बेटा ऑक्सीजन की अब्सेंट में, यानी कि ईस्ट के द्वारा वो हमारी बोन्स में होता है, हमारी मसल्स में होता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड बनता है, उसे ही बोलते हैं एनारोबिक ब्रेकडाउन। जब हम कोई एकदम से काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब देखो कैसे करके होता है, समझो बात को। यहाँ पे होता क्या है बेटा, जैसे एक सेल है, क्या है ये सेल है, यहाँ पे हमें खाली माइटोकॉन्ड्रिया मतलब है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? यहाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब है ना खाली। सही, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको बताया ये क्या है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन। क्या है बेटा? आउटर मेम्ब्रेन। और ये इसकी क्या है? इनर मेम्ब्रेन। अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग बोलते हैं इसे पावर हाउस ऑफ द सेल। अब आप लोग देखो, आप लोग बताएं इसके अंदर जो भरा होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? और इसके बाद आपको पता होगा जो ये सिंगल लाइन प्रोजेक्शन है इसे बोलते हैं क्रस्टी। क्या बोलते हैं? ये बात क्लियर है? अच्छा, ये फोल्डिंग जो होती है, होती क्यों है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, मैंने हमेशा बताया ये बात। अगले देखो, अच्छा एक बात और बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का क्या होता है? राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। ये तो पता है आपको, सही है। और इसके ऊपर एक छोटे ऐसे पार्टिकल होते हैं, इसके ऊपर क्या होते हैं? जिन्हें बोलते हैं पेरोक्सीसोम। क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम बोलते हैं ना, ऑक्सीसोम। ठीक है, ये बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल। ठीक है। अब हम लोग देखो होता क्या है, इधर देखो, बोलो मत। सबसे पहले हमारे ये क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म में, और ये पूरी क्या है? एक सेल। क्या है? सेल है। होता क्या है यहाँ पे, सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ पूरी कहानी। सबसे पहले आपने क्या खाया? दिख रहा है ये? दिख रहा है? ये वाला कलर से, ये तो नहीं दिख रहा है। ये देखो, हमने क्या लिया? ग्लूकोज खाया। क्या खाया? मतलब हमने ग्लूकोज नहीं, हमने क्या खाया? पॉलीसेकेराइड खाया। क्या खाया? यानी कि स्टार्च। अभी सुनो, हमने कुछ मतलब लीफ खाई है, कुछ भी खाया। आपको पता है पॉलीसेकेराइड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें कन्वर्ट कर देगा? मोनोसेकेराइड में। किसमें कर देगा? और मोनोसेकेराइड में करेगा। मोनोसेकेराइड का मतलब कौन सी होती है? ग्लूकोज। कौन सी होती है? आपको पता होगा हमारी जो बॉडी होती है वो एब्जॉर्ब करती है सिंपल फॉर्म। कौन सी फॉर्म? आपने दाल खाई तो दाल प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं करेगी हमारी बॉडी करेगी अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब। ठीक है। तो आप लोगों का बताया इसीलिए होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बात और ध्यान रखना, आप लोग खाना खाते रहना और सांस मत लेना, क्या आपको एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे होता क्या, देखो सबसे पहले ग्लूकोज होता है, ये सेल ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया? एब्जॉर्ब। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। यानी कि हमने खाना खाया, पहले हमारे फूड का क्या हुआ? डाइजेशन हुआ। कहाँ पे? डाइजेस्टिव सिस्टम में। और किसके द्वारा? बहुत सारे एंजाइम्स के द्वारा। और इसके बाद ग्लूकोज हमारी सेल तक आ गया। कहाँ गया बेटा? ग्लूकोज में पहले एक साइकिल होती है, इसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ये होती है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होती है? ध्यान समझना, यहाँ पे बनते हैं दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल। क्या बनते हैं बेटा? दो पायरुविक एसिड के। ये कौन सी साइकिल है? ग्लाइकोलाइसिस। क्या होती है? यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो होता है 2 ATP का। किसका होता है बेटा? और 2 NADPH2 का। अच्छा, ये NADPH2 क्या है? ये एक NADPH2 के अंदर 3 ATP होते हैं। कितने होते हैं? 3। और इसका मतलब ये है कि अभी तुम इसे खर्च नहीं कर सकते। जैसे हम लोग घर में होता है गेहूं, होता है गेहूं, तो क्या ऐसा ना कि गेहूं तुम जाके कुछ लिया खरीद लाओगे, पहले गेहूं को बेचोगे, उसको ₹1 मिलेगा। ऐसे यहाँ पे आपको बताया, अभी बताऊंगा NADPH2 कैसे ATP में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ तक आपको 2 ATP मिल गए और 2 क्या मिल गए? NADPH2। यहाँ पे ये देखो, पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाने से पहले एक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जिसे बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A।
क्या बोलते हैं बेटा? और यहाँ पे ये कन्वर्ट होता है, 2 होंगे ना, 2 पायरुवेट के 2 कन्वर्ट होंगे, तो इसका मतलब यह है 2 होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 NADPH2 फिर से मिल जाते हैं। ध्यान सुनना, ये कहानी सब पूरी अब ये रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वैसे हम लोग, लेकिन समझ लो आप लोग। इसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ये जाते हैं मैट्रिक्स में, कहाँ जाते हैं? और यहाँ पे एक साइकिल होती है, इसे बोलते हैं क्रेब साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा? और क्रेब साइकिल होती है। अब एक बात और ध्यान रखना, एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 2 बार क्रेब साइकिल होती है। कितनी बार होती है? 2 बार। और यहाँ पे होगी क्रेब साइकिल, और क्रेब साइकिल बेटा होगी, इससे हमें क्या मिलेंगे? एटीपी। क्या मिलेंगे? यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हमें एक क्रेब साइकिल से मिलते हैं 12। कितने मिलते हैं? और 2 से कितने मिलते हैं? 24। तो यहाँ पे हमें टोटल मिल गए 24 एटीपी। कितने मिल गए? 24। अब आप लोग एक बार बताओ, ये फिल्म आपको समझ में आ रही है ना रही है, लेकिन सुन लो पहले। यहाँ पे आप लोग 24 एटीपी मिले। अब होता क्या है, आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि इसकी ये वाली मेम्ब्रेन होती है, इस पे एक साइकिल होती है, इसे बोलते हैं ETS। क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सुना है आपने? जो ये NADPH2 है, ये NADPH2 ये सब कन्वर्ट होते हैं ATP में, कौन साइकिल द्वारा? ETS। किस द्वारा? अब आप लोग बताओ, अगर किसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, क्या ना हो, तो उसके पास ना तो क्रेब साइकिल होगी और ना ही क्या होगी? ETS। ना तो ETS होगा, और जब ETS और क्रेब साइकिल नहीं होगी तो ना तो ये वाले ATP से मिलेंगे और ना तो ये वाले मिलेंगे, खाली कौन से मिलेंगे? ये वाले। इसीलिए मैंने बोला था जहां पे एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है वहां पे खाली कितने ATP मिलते हैं? 2। और जहां पे हमारा देखो पूरा हुआ, अब देखो कितने मिल गए? एक NADPH2 होते हैं 3 ATP। कितने होते हैं? तो 6 हो गए, 6 2 8 और 6 हो गए, कितने हो गए? 14। और 14 और 24 कितने हो गए? 38। कितने हो गए? यानी कि एक ग्लूकोज से हमें टोटल कितने एटीपी मिलते हैं बेटा? और 38 एटीपी मिले। और ये एटीपी तो हमारी करेंसी होती है एनर्जी की, यानी हम लोग जो खर्च कर रहे हैं एनर्जी मतलब वेस्ट कर रहे हैं, वो कौन किसकी कर रहे हैं? एटीपी। सही है? तो ये ऐसे करके, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर। समझ गए आप लोग? अब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो होता है वो वेरी करता है डिफरेंट सेल में। जैसे हमारी मसल सेल हैं, वहां पे ज्यादा जरूरत पड़ती है एनर्जी की, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। जहां पे कम एनर्जी की जरूरत, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया कम। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आप लोग समझ गए क्यों माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्रेब साइकिल। टोटल कहानी ये होती है जो मैंने समझाई आपको। वैसे आप एक लाइन में बोल सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? क्रेब मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल होती है, और वहां पे क्या बनते हैं? एटीपी बनते हैं। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर बेटा लेकिन अगर ETS नहीं होगी तब भी तो हमें एटीपी नहीं मिलेंगे टोटल। सही है? तो आप लोग समझ गए, यहाँ पे ETS होता है और क्या होता है? क्रेब साइकिल। इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। समझ गए आप लोग? तो बच्चा अगर ये फोटो लेना चाहे ले लो। तो कल 15 अगस्त आ गए, डांस इसने किया कल 15 अगस्त में। हाँ, अरे इसको स्कूल में किया नहीं किसी ने? देखा था कहाँ पे? छोटे बच्चे और करते हैं डांस स्कूलों में। तो आप लड्डू भी नहीं खाए, इसका मतलब लड्डू कहाँ मिल गए? मैंने बेटा यहाँ छुट्टी थी, मैं क्या करता बताओ? घर में बुला देता। हाँ
तो ये इतनी जो साइकिल चल रही है ग्लाइकोलाइसिस वगैरह जो पाइरुविक एसिड बताया कोई एंजाइम है ये सब साइटोप्लाज्म हो रहा है ना ये हाँ। वो जो ब्लड चेक चल रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है बेटा। ये इधर देखो, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जब एब्सेंट होती है तो यहाँ पे 2 एटीपी इसलिए तो मिल जाते हैं ईस्ट वगैरह में, वरना मिलते नहीं, ये नहीं मिलते। आप लोग क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हो? ये कोई हो गया, ये थोड़ा प्रेजेंटेशन किया, ठीक है चलो। अब हम लोग बेटा अगले पढ़ते हैं किताब, क्या पढ़ते हैं? आ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया पे। ये क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। चलो आप बच्चों का भी जो ये होती है 15 अगस्त या ये सब, इनसे ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हट गया है। बच्चे मैंने सुना है बाहर भाग जाते हैं, जैसे 15 अगस्त घर पे गया, 15 अगस्त में जा रहे हैं, स्कूल जाते नहीं, उधर घूमते हैं, ऐसा होता है ना। पहले जो था 15 अगस्त का वो जज्बा ही अलग था कि लोग कहते थे अरे 15 अगस्त है, 5 दिन पहले ही ये सुनाना है, वो सुनाना है, प्रेस करवानी है कपड़ों पे, ये सब वो सब। अब तो किसी तरह बच्चों से ही कहना पड़ता है कल 15 अगस्त है, तो उसे पता लगता है हाँ अच्छा कल 15 अगस्त है। और ये मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। वो नहीं, बहुत ज्यादा जज्बा वो नहीं है 15 अगस्त यार किसी त्योहार का नहीं है। अब आपने देखा होगा दीपावली, होली वगैरह कोई त्योहार होता है, उतना सा कहाँ होता है जितना लोग पहले करते थे। पहले होली पे 5 दिन रंग डाला जाता था। अब अगर तुमने उसी दिन डाल दिया तो आदमी जने कितने गाली देने लगते हैं। सही है, पूछना पड़ता है भाई डाल दे, तो मना कर देता है रंग मत डालो। तो हाँ अब ये थोड़ा रिवाज थोड़ा कम हो रहा है, हर त्योहार का वो हो रहा है जो कम हो रहा है सिस्टम, हो नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं बेटा। ये देखो अब थोड़े से शांत हो जाओ। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टैंड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ये आसानी से माइक्रोस्कोप से नहीं दिख रही थी। कह रहा था नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। आप लोग इसे स्टार नोट है। अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किस बात पे डिपेंड करता है, तो किस बात पे डिपेंड करता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी कि सेल की एक्टिविटी कितनी ज्यादा है उस पे उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगले कह रहा है बेटा इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज आल्सो कंसीडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व टिपिकली इट इज ससेज शेप। ससेज का मतलब जानते हो क्या भाई? जूते टाइप का। किस टाइप का? ये शूज से आ रहा है, शूज मतलब जूते होते हैं। अगले कह रहा है और सिलेंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर कितना होता है बेटा? 0.2 से 1.0 म्यूएम एवरेज। एंड लेंथ कितना होता है बेटा? 1 से 4.1 म्यूएम। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देख लो एक बार, बोलो मत बेटा क्या क्या लिखा हुआ देखो। देखो कह रहा है मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता ही होता है, आपको पता है डबल मेम्ब्रेन होती है। अगले कह रहा है विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। अब देखना मैं बताऊंगा क्या होता है द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। ये देखो बेटा, देखो यहाँ पे आप लोग बताओ ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? यहाँ पे देखो एक तो ये क्या है बेटा? इनर मेम्ब्रेन क्या है ऐसे करके, और ये वाली क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। और ये वाली क्या है? इनर मेम्ब्रेन। और ये वाली कौन सी है बेटा? तो आप लोग बताओ, एक तो ये वाला कंपार्टमेंट बन गया, इसे बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट, और एक ये वाला नहीं बन गया जिसमें मैट्रिक्स है, तो इसे क्या बोलते हैं? इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था? मैट्रिक्स, और इसी में होती है क्रेब्स साइकिल। क्या होती है? क्रेब्स साइकिल। समझ गए हम लोग? ठीक है, अगले देखो बेटा। कह रहा है था इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। अच्छा, जो क्लोरोप्लास्ट में होता है उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स की जगह स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? कह रहा था आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटीन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गन्स
द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड द। अच्छा एक बार क्वेश्चन आता है क्रस्टी का जो काम होता है वो क्रस्टी क्यों होती है, तो इसका मतलब ये होता है इंक्रीज सरफेस एरिया। कहीं भी फोल्डिंग होगा तो उसका मतलब यही समझना सरफेस एरिया का इंक्रीज होना। करेक्ट टुवर्ड द मैट्रिक्स द क्रस्टी लिखा तो है इंक्रीज द सरफेस एरिया, यही क्वेश्चन आया था नीट में। नीट में बेटा कोई सी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना हर लाइन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है the two membrane have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function. Mitochondria are the site of aerobic respiration. इसको ना करो इस टर्म में पे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अगले कह रहे हैं देख। अच्छा एक बार बताओ बेटा, इनके पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या होता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास क्या होता है, लीसोसोम। क्लियर है इतना? ठीक है। कह रहा है दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। कह रहा था मैट्रिक्स आल्सो पोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए भी होता है इसके पास, और आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, और बेटा क्या होता है, राइबोसोम। अच्छा बताओ राइबोसोम मैंने क्या कहा था, दो ऑर्गेन्स इसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। और ऑन द राइबोसोम मतलब किसके ऊपर होती है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कह रहा है बेटा राइबोसोम 70 and the compound एक components required for the synthesis of protein. The mitochondria divide by fission. fission का मतलब क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होना, टूट जाना। ठीक है, तो एक आप लोग ये बताओ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ऐसा कोई पॉइंट जो आपको क्लियर ना हुआ, क्लियर हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिससे हमें क्या मिलते हैं, एटीपी। क्या मिलते हैं, और इसीलिए बोलते हैं साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जिससे एटीपी मिलते हैं। एटीपी हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द। अच्छा तो बच्चा बताएगा इसके अलावा एटीपी का फॉर्मेशन और कहां होता है, कौन से ऑर्गेन्स में होता है, इसके अलावा एटीपी का फॉर्मेशन और कौन से ऑर्गेन्स में होता है, सेल के। बताओ तो बच्चा क्या था, मैं ये कह रहा हूं एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ऐसा और कोई ऑर्गेन्स है क्या जहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर? ऑक्सीजन में क्या होगा ना, वो तो इसी का है, इसी का पार्ट हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं। बताओ बेटा बायोलॉजी को पढ़ो लेकिन कहीं उतारो यहाँ पे दिमाग में, तब आप मजा आएगा। ऐसे नहीं कि पढ़ना है खाली और रटना है। एक जगह और होता है, पता है कहाँ कहाँ है, हिंट दे दूं, हिंट क्या दे दूं? अच्छा चलो हिंट दे रहे हैं, प्लांट सेल में होता है। बताओ आप बताओ, एनिमल सेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है? आपको बताया लाइट रिएक्शन होती है, ध्यान है आपको, लाइट रिएक्शन में क्या बनते हैं, एटीपी। लेकिन वहां पे हम लोग उसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों नहीं कहते, क्योंकि उसके एटीपी उसी प्रोसेस में खत्म हो जाते हैं। लाइट रिएक्शन में बने और डार्क रिएक्शन में खत्म हो गए, मतलब उसका काम उसी का काम उन्हीं का हो जाता है। इसीलिए हम लोग वो सेलुलर एक्टिविटी में का हेल्प नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग ये नहीं बोलते कि वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वरना हम लोग क्लोरोप्लास्ट को बोल सकते थे पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन वहां पे लाइट रिएक्शन में बनते हैं और डार्क रिएक्शन में खत्म हो जाते हैं, लेकिन बनते तो हैं। ये बताओ वहां पे एक हाइपोथेसिस पे बोलते हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, पता है आपको, जहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, आप लोग ये बताओ, सब लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्लास्टिड। प्लास्टिड को हिंदी में बोलते हैं बर्डा। प्लास्टिड के अंदर होते हैं बेटा क्या, पिगमेंट। क्या होते हैं, और पिगमेंट का मतलब होता है क्या, कलर देना। क्या देना, अगर ये प्लास्टिड अपने अंदर होता तो कितना अच्छा होता है बेटा। हरे लाल तो होते होते वो छोड़ दो, लेकिन खाना बन जाता अपने आप, वो अच्छा रहता। तो ये आप लोग खाना नहीं पड़ता, खाना तो मैं काम भी नहीं करना पड़ता, कोई काम ही नहीं करता। काम करते नहीं, क्या क्यों करते काम, जब पता है छतुला का काम चल रहा है। ठीक है, अरे तुम तो ये बोल रहे हो खाना बनता तो आदमी इतना बेटेंशन होता कभी। अगर तुम किसी आदमी से कह दो कि मैं 10,000 महीना दूंगा तुझे खाली बैठे रहना है, तो वो काम करना नहीं चाहेगा। तुम खाना बन रहा है अंदर, होता नहीं होता है। आदमी हर काम करता है मजबूरी में, किसमें करता है, मजबूरी में। आप लोग अभी मेहनत नहीं कर रहे हो, जिस दिन आपके यहाँ पे आ गया सर पे किया बनना ही करना है,
तो आप लोग फिर उल्टे पैर भागोगे, समझ रहे हो, दिन रात नहीं देखोगे। अभी आप लोग देखते हो कि दिन है रात है, लाइट नहीं चल रही है, पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी लग रही है, ये सब वो सब है। लेकिन जिससे जिम्मेदारी आ जाएगी, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लोग होते हैं बेटा 34 साल की एज में 22 घंटा मतलब 20 18 घंटा पढ़ रहे होते हैं 34 साल की एज में। उन्हें पता होता है कि अब मुझे करना ही करना है, और ये नहीं कर पाया तो इसका मतलब क्या होगा, जिंदगी खराब। मेरा एक साथ का है, जानने वाला है, उसकी एज हो गई लगभग 38 साल। सुनो मैंने दोस्त नहीं बोला, जानने वाला बोला, इसीलिए नहीं बोला, मुझे बता तो यही कहोगे। आप सुना रहे मेरे एज में, सुनो इधर देखो बेटे, इधर देखो, आप लोग बताओ उसने क्या किया, तैयारी में लग गया, तैयारी आईएएस की। उसने सोच लिया कि बनूंगा तो आईएएस ही बनूंगा। स्टार्टिंग में सोचा, करता रहा तैयारी, करता रहा तैयारी। आज वो कंडीशन है कि उसको घर गांव से ज्यादा तो दिल्ली में जानते हैं लोग, वही जहाँ 12-13 साल तैयारी कर रहा है सोचो, और अब उसकी शादी हो नहीं रही है, तो सोच रहा है शादी हो जाए, शादी कौन करेगा भाई, 38 साल का हो गया, और अभी भी आईएएस वो अभी नहीं बन पा रहा है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी आप लोग मेहनत करो बेटा, वरना इसी एज में भी पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखो। क्या कहते हैं, चलो आ जाओ, चलो बेटा आप पढ़ते हैं, प्लास्टिक से पढ़ते हैं। अरे कर देंगे बेटा, कर देंगे, अभी नहीं हो रही शादी। इधर देखो बेटा, ये पढ़ते हैं, पढ़ लो तो शादी को टेंशन। इधर देखो, प्लास्टिक का मतलब होता है वर्णक। क्या होता है, इनके अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, मैं आपको सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ पहले, इसके बाद आप लोग आराम से किताब पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। प्लास्टिक जो किसी प्लांट के अंदर होते हैं, तो पता है आपको, प्लांट के अंदर होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ प्लास्टिक दो टाइप के होते हैं। क्या टाइप होते हैं, दो बेटा। कुछ होते हैं जो होते हैं कलरलेस, कैसे होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, कलर्ड। कैसे होते हैं, कलर्ड प्लास्टिक। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कलरलेस है, का काम क्या होगा फिर, स्टोरिंग। क्या होगा, स्टोरेज करना। और ये होते हैं बेटा 3 टाइप। कितने टाइप होते हैं, कलरलेस अगर होते हैं तो एक होता है बेटा एल्यूरोप्लास्ट। कौन सा होता है, एक कौन सा होता है, अमाइलोब्लास्ट। और एक कौन सा होता है, इलियोब्लास्ट। कौन सा होता है, ये तो हो गए तुम्हारे कलरलेस, जो करते हैं स्टोरेज। क्या करते हैं, जैसे आप लोग सरसों मान लो, सरसों होता है भाई, जो जाते नहीं हो, सरसों का तेल, हाँ ठीक है, हाँ ये देखो, उसके अंदर बताओ कौन सा प्लास्टिक होगा, क्योंकि उसके अंदर ऑयल होता है ना स्टोर, और ऑयल होगा तो कौन सा होगा, इलियोब्लास्ट। कौन सा होगा। अगले दूसरा सुनो, कलर्ड प्लास्टिक की बात करते हैं, 2 टाइप के होते हैं। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट का मतलब ये होते हैं मतलब जो रेड के, वो ग्रीन के अलावा जो भी कलर होते हैं वो सब इसमें होते हैं क्रोमोप्लास्ट में। और ये कौन सा होता है, ग्रीन। कौन सा होता है, और इसमें येलो हो गया, इतने कलर होते हैं बकाया, सब सारे इतने होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको बताना चाहिए, एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है प्रोटीन। इसके बाद एमाइलोप्लास्ट करता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। और बेटा ये वाला कौन सा करता है, ऑयल। हाँ लिख सकते हो आप, स्टोर लिपिड। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया। ये बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। मैंने कहा था ध्यान रखना। ये देखो,
मैंने कहा था एल्यूरो लिखा है, एल्यूरो। यहाँ बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। एल्यूरो का मतलब रो आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, और यहाँ पे देखो प्रो, रो यहाँ पे आ रहा है, तो प्रोटीन हो जाएगा। अरे आ नहीं रहा है, दोनों तरफ रो रो, तो इसका मतलब क्या हो जाए, एल्यूरो और उधर प्रोटीन। सही है, ध्यान रखना। इधर देखो इलियोब्लास्ट लिखा है, इलियोब्लास्ट, तो उल्टा कर लो OIL, मतलब ऑयल, लिपिड हो गया, जो बचा वो क्या बचा, कार्बोहाइड्रेट। समझ गए आप लोग, ऐसे ध्यान रखना है। दो टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, जिन्हें क्या बोलते हैं, कलर्ड प्लास्टिड, क्या बोलते हैं। ठीक है, तो टेबल बना लो बराबर में, किताब बराबर लिख लो। क्या हो गए, देख लिए। सभी लोग बेटा मेहनत से पढ़ाई कर दो थोड़ा दिन और। अभी वो भी सही है, मौसम सही है ना, मौसम सही है, अभी तो गर्मी ज्यादा नहीं लगती। अरे इतनी गर्मी तो पड़ेगी बेटा, इसके बाद तुमको ठंड और लग रही है, इसके बाद कहोगे फिर गर्मी और लग रही है, तो ऐसे तो चलता ही रहेगा। हैं, ठंड में ही पढ़ाई नहीं होती है, गर्मी से पढ़ाई हो जाती है, ठंड में और पढ़ाई नहीं होती है। आपको लगता है आप में लेट जाओ। सही कह रहे हो बेटा, आप लोग कैसे भी पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई मेहनत से करो। सही है, किसी भी टाइम करो, कैसे भी करो। आज हमको फिजिक्स से केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है। वो इसी को तो बोलते हैं कलरलेस वाले। सही है, कोई बात नहीं, वो अभी पढ़ लेंगे हम लोग इसको। ये देखो, अगर ये देखो बेटा, अगर हम वैसे बात करोगे हम लोग, तो इस वाले को बोलते हैं, कलरलेस को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? अब आप लोग ये बताओ, तीन टाइप के प्लास्टिड नहीं हो गए, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। और वैसे आप लोग ध्यान रखो तो ऐसे रखना, कलरलेस और कलर्ड। ठीक है, ऐसे याद रखो, ल्यूकोप्लास्ट पहला, दूसरा कौन सा है, क्लोरो, तीसरा कौन सा है बेटा, क्रोमो। जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया सब लोगों ने, किताब निकाल लिया। ठीक है, हटा दो ये। ठीक है, पढ़ते हैं प्लास्टिड के लिए। क्या पढ़ते हैं, प्लास्टिड। देखो कह रहे प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट, किसमें होता है पता है आपको, प्लांट का यूनिक फीचर है ये, प्लांट सेल में होता है। ठीक है, एनिमल सेल में नहीं होता है। बेटा इधर देखो, आप लोग बातें मत करो, कह रहे हैं ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स में भी तो होगा। मैंने कहा था यूग्लिना में क्या होता है, हायर प्लांट की तरह पिगमेंट होता है। कौन सा, क्लोरोफिल ए। पता होगा आपको। यूग्लिना के दो कैरेक्टर बताओ इंपॉर्टेंट। पहला बात मिक्सोट्रॉपिक होता है और दूसरा फ्लैजेला होता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। कहना है these are easily observed under the microscope as they are large। ये कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, यानी कि ये बड़े होते हैं थोड़े।
कह रहा है दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, इनके अंदर क्या होते हैं बेटा, thus imparting specific colors to the plant based on the type of pigment। अगर प्लास्टिक के पास कौन सा पिगमेंट होगा उसी के हिसाब से प्लांट का क्या होगा कलर, रेड है, येलो है, ग्रीन है, वो किस पे बात डिपेंड करेगा कि उसके पास प्लास्टिक कौन सा है और प्लास्टिक के पास कौन सा पिगमेंट है। पिगमेंट का मतलब क्या होगा कलर, और प्लास्टिक का मतलब जिसके अंदर कलर होगा वो हो गया क्या प्लास्टिक। अगले देखो कह रहा है बेटा बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट में बताए थे, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा कौन सा होगा और तीसरा कौन सा होगा, ये कौन सा है बेटा कलरलेस, कौन सा है, चाहे आप लोग ऐसे लिख लो बात वही है, कलरलेस, और ये दोनों कैसे हैं कलर्ड, कैसे हैं ये वाले कलर्ड, ये है दोनों कलर्ड प्लास्टिक, और वो कैसा है बेटा कलरलेस। समझ गए आप लोग, ठीक है। अगले कह रहा है ये खत्म है, इतना खत्म कर दो है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में कल पढ़ेंगे। ये देखो कह रहा है द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, क्या होता है इसके अंदर, एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर। आप लोगों को पता है बेटा कि जो क्लोरोफिल होता है उसका काम ही होता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ट्रैप करना, जिससे क्या हो लाइट रिएक्शन, क्या हो, और लाइट रिएक्शन किसमें होती है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में, किसमें होती है। कह रहे हैं इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्वेबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है लाइक कैरोटीन हो गया, जेंटोफिल हो गया एंड अदर आर प्रेजेंट। ये किसके अंदर होते हैं, क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है ग्रीन के अलावा इतने कलर होते हैं, सबके पिगमेंट कैसे होते हैं, यही सब, जेंटोफिल हो गया, इसके बाद जैसे आर फाइब्रोडाइसिन हो गया, बहुत सारे होते हैं। कह रहे हैं द गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट आर येलो, ऑरेंज और रेड कलर। कह रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्ट, कैसे होते हैं बेटा, इसको लर्न करो और इस तरह नाम है, ये कैसे होते हैं कलरलेस। और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं और वेरी सेफ एंड साइज विद स्टोर न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले लिखा है अमाइलोप्लास्ट, क्या लिखा है, स्टोर क्या करेगा कार्बोहाइड्रेट, एग्जांपल क्या है पोटैटो, पोटैटो के अंदर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसके अंदर कौन सा होगा अमाइलोप्लास्ट। इसके बाद कह रहा है इलियोप्लास्ट, क्या कह रहा है, और ये करेगा स्टोर ऑयल, और बेटा अगला कौन सा बचा एलियोप्लास्ट, बोला बेटा, और वो क्या करेगा स्टोर प्रोटीन, क्या करेगा, ये वाला देखो एलियोप्लास्ट क्या करेगा प्रोटीन। यहाँ तक आपको इम्पोर्टेंट है, और ये आप लोग इतना हो गया। हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, पहले आप लोग समझ लो। देखो मैंने आज क्या पढ़ाया, पहले पढ़ाया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा गोल्जी बॉडी के बारे में यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो सॉरी पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसके बाद लाइसोसोम और वैक्यूल्स, क्या पढ़ा, ये पढ़ लिया हमने। इनका कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन होता है, इसलिए वो ये आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। बोलने को लग रही बेटा, हो गया कंप्लीट, हो वो देखो चार बंदे बोलना है, क्यों बोल रहे कंप्लीट होगा जी बेटा मैंने बार बार कहा होशियार मत समझो अपने आप को, तुम एक ये पहली दूसरी बार पढ़ रहे होगे, तुम जितनी बार बायोलॉजी नहीं कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे आपको उतनी ही नई नई नॉलेज तब भी मिलेगी। यही कहोगे यार ये तो हमने पहले पढ़ा ही नहीं था, ये हकीकत है। ऐसा नहीं पहली बार में पढ़ा तो हम अब ज्ञाता बन गए, ऐसा नहीं है, पढ़ते रहो था। दूसरा देखो मैंने कहा था इसके बाद हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था इसी ये होता है साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, और यहाँ पे क्या होता है एटीपी का फॉर्मेशन, फूड का ऑक्सीडेशन, सही है। इसके बाद हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट नहीं प्लास्टिड के बारे में। मैंने देखा दो टाइप प्लास्टिड होते हैं, एक होता है कलरलेस, एक होता है कलर्ड। कलरलेस होता है उसे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, और जो कलर्ड होता है उसे बोलते हैं क्रोमो और क्लोरो, सही है। कलरलेस 3 टाइप के होते हैं, एलिरो, अमाइलो, इलियो। एलिरो प्रोटीन स्टोर, अमाइलो कार्बोहाइड्रेट और इलियो ऑयल स्टोर। समझ गए आप लोग। उधर हम लोग पढ़ के क्रोमोप्लास्ट, जो मैंने कहा था ग्रीन के अलावा जो कलर देता है वो कौन सा होता है क्रोमोप्लास्ट, और जो ग्रीन कलर देता है वो कौन सा होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, और कौन सा है जितनी बच्चे हैं सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग बेटे आप लोग मेहनत करो, और सेकंड अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं क्यों मेहनत करूँ, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा,
अब बेटा जब मैं ये बातें बताता हूँ आपको कि एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन करता है, ये तो जो सही बच्चे उनने भी कभी ना कभी याद ही किया होगा। आप लोग, मैंने भी याद किया था कभी ना कभी, तुम्हें भी याद करना है एक बार, तो ऐसे आप चीजें तो याद करो। और सेकंड क्या है कि आप लोग आराम से मेहनत करो, 1-2 घंटे घर में पढ़ते रहो जाके। और बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है। कौन कर रहा है पढ़ाई? कर रही पढ़ाई? तुम्हारी सैलिंग सुन लिया, वो भी करेगी घर जाके। तुम दोनों फ्रेंड हो ना, अलग अलग रहती हो। तुम कहाँ रहती हो? ये तो हमारी तरफ रहती है, डेली मुझे दिखती है। मैं तैयार होता हूँ, ये उधर से आती है। ये मेरी तरफ नहीं दिखती होगी। इसके बाद सुनो, नहीं क्योंकि मेरा ऊपर है ना 2 मंजिला पे रूम जो, तो मैंने देखा, मैंने कहा तो वही लड़की है जो कोचिंग आती है। चलो घर में अंदर चला गया क्योंकि मैं नहा के आया था ना वैसे था। चलो कोई बात नहीं, ये देखो आप लोग हंसी के लिए कर रहा हूँ ये बातें बेटा। इधर देखो, आप लोग पढ़ाई बहुत कम कर रहे हो, कम से कम आप लोग 4-5-6 घंटे पढ़ो घर जाके। और बेटा ये सब छोड़ दो कि कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हम लोग पढ़ाई करो वाले, ठीक है। चलो इस बार कल पढ़ते हैं, ठीक है ठीक है।